जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, अगर आप में है जुनून वर्दी का तो जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को करें और पक्का। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है। देखिए हम लोग साइंस का मोस्ट प्रीवियस प्रश्न लेके आए साथियों। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े और अपना तैयारी को और पक्का करते चले। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या फिर ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। बताइए, आपको सवाल पूछा है कि आपके शरीर का जो तापमान है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन उसके लिए रोल निभाता है साथियों। क्या आपका हाइपोथैलेमस रोल निभाता है, या फिर एड्रिनल, या फिर आपका थायराइड, या फिर पिट्यूटरी। तो देखिए साथियों, आपको बताते चले कुछ और बातें जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है साथियों, इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपका थायराइड जो ग्रंथि है साथियों, थायराइड, इससे आपका थायरोक्सिन आप इन सभी बातों को भी आप नोट करते चलिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन साथियों? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। किससे? आपका थायराइड ग्रंथि से। और आप जान लीजिए आपका जो एड्रिनल है, इससे आपका कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावित होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एड्रीनलिन हार्मोन है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लरो या उरो हार्मोन के नाम से अगर कभी आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताइए प्रिय साथियों कि लरो या उरो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका एड्रिनल हार्मोन को जाना जाता है। तो देखिए साथियों, आपका शरीर का जो तापमान है और आपको जो भूख लगती है, आपको जो प्यास लगती है, वो आपके कंट्रोल कौन करने का काम करता है? वो करता है आपका हाइपोथैलेमस करता है। इन सभी एक्शन को कौन करता है साथियों? ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि इसको ना क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखिए मास्टर ग्लैंड आप जानते हैं, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को। लेकिन अगर पूछ दे कभी कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर किसको कहा जाता है, तो साथियों वो क्या हो जाएगा? आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बाकी सब बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है साथियों, दूसरा प्रश्न आपका है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए कोशिका जो आपके शरीर का, यानी जितने सारे भी सजीव है साथियों, सभी सजीव का क्या है? वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। संरचनात्मक और कौन सा साथियों? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको माना जाता है? कोशिका को माना जाता है साथियों। इस बात को आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ से ये पूछ दे कि कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में। कब साथियों? 1665। लेकिन पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, तो 1674 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आपको बोला कि कोशिका का सिद्धांत, तो देखिए कोशिका का सिद्धांत देने का काम किसने किया था? एक आपका वैज्ञानिक था स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक था कौन? स्वान। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था साथियों? आपके एग्जाम में क्या है, कभी 1838 लिखा रहता है या फिर आपका 1839 लिखा रहता है साथियों। जो ऑप्शन में देखिए मैक्सिमम ऑप्शन 1839 रहता है। तो देखिए आपका कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ बातें अगर और आपको जान लें जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो आपका रदरफोर्ड और बोर साहब है, इन्होंने क्या किया था साथियों? परमाणु मॉडल। किसको? परमाणु मॉडल के बारे में कभी भी अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो आपके दिमाग में क्या आएगा साथियों? आपका कौन आ जाएगा? रदरफोर्ड आ जाएगा साथियों। ठीक है, चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते हुए चलिए साथियों। बस मेहनत करते चले, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। और आप लोगों को जो जुनून है वर्दी का, वो वर्दी भी आप लोगों को मिलेगी। चलेंगे अगले प्रश्न में साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका है, क्या है कि चालिनी कोशिका। क्या साथियों? चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, चालिनी कोशिका किसे कहते हैं? देखिए हम लोग जो इस वीडियो में हमेशा क्या करते हैं, PYQ के साथ साथ और भी क्वेश्चन को लाने का काम करते हैं साथियों। देखिए आपका जो भी हम लोग वीडियो लेके आते हैं उसमें PYQ को भी रखते हैं साथ में, और भी नए नए क्वेश्चनों को रखते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी आपसे क्वेश्चन छूटे ना। तो देखिए चालिनी कोशिका किसे कहते हैं? क्या जाइलम को कहते हैं, या फ्लोएम को कहते हैं, या एपिडर्मिस को कहते हैं, या फिर पेरिसाइकल को कहते हैं साथियों? तो आप लोग बताते चले। लेकिन कभी कभी सीधे एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है कि जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है साथियों? जल के लिए। और फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है साथियों? तो ये फल के लिए, या फिर फल जिसको क्या बोलाता है?
भोजन बोला जाता है। फल जिसको भोजन भी कहा जाता है साथियों। तो देखिए पेड़ पौधे में जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका जाइलम है। और फ्लोएम यानी फल के वहन के लिए उत्तरदायी कौन है साथियों? तो फ्लोएम है आपका। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो आपका चालिनी कोशिका किसको कहते हैं साथियों? वो आपका फ्लोएम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्लोएम को कहा जाता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और इसी तरह से आप लोग तैयारी में लग जाइए। बस आप लोग को हर हाल में अपने शरीर में वर्दी के लेकर के रहना है साथियों। चलेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है साथियों। चलेंगे चौथा प्रश्न आपका कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। देखिए आपका फिजिक्स से ये क्वेश्चन है साथियों। बोला कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग क्या आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या फिर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है, या फिर आपका 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए प्रिय साथियों कौन सा वेग? पलायन वेग। पलायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और ये कितना होता है साथियों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी भी चीज़ को ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर फेंकिएगा तो जो हमारे ग्रेविटेशनल एरिया है ना, ग्रेविटेशनल एरिया गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है साथियों, इस क्षेत्र को पार करके इस क्षेत्र को वो पार करके चले जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी यानी प्लान वेग कहा जाता है। और प्लान वेग का मान कितना है साथियों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से हर दिन हम लोग आप लोग के लिए देखिए साइंस, सोशल, जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिस सब्जेक्ट से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को तैयारी कराते रहेंगे साथियों। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न आपका है, सवाल पूछा है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बताइए साथियों, क्या रदरफोर्ड ने की थी, या जे थॉमसन ने की थी, या नील्स बोर ने, या फिर जेम्स चैडविक ने? तो प्रिय साथियों एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अगर ये ट्रिक आप लोग को याद रह जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप एक ट्रिक क्या याद रखिएगा? ईंट पर नाच। क्या साथियों? ईंट पर नाच। तो देखिए आपको ना शादी वगैरह में नहीं नाचना है, कहाँ नाचना है? ईंट पर नाचना है। तो देखिए ईंट पर नाच आप देखिएगा कि ई से क्या हो जाएगा साथियों? आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन। और आपका टॉ से जो है साथियों, टॉ से क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। टॉ से आपका थॉमसन लिखा रहता है, फिर थॉमसन आप बोल सकते हैं। टॉ से आपका या फिर थॉ से थॉमसन हो जाएगा साथियों। और देखिए पॉ से क्या हो जाएगा? आपका प्रोटॉन हो जाएगा। पॉ से आपका प्रोटॉन हो जाएगा। और रो से क्या हो जाएगा साथियों? रो से आपका रदरफोर्ड। रो से आपका RUTHER रदर, FORD रदरफोर्ड। यानी आपका पॉ से प्रोटॉन और रो से रदरफोर्ड। और नौ से आपका क्या हो जाएगा साथियों? न्यूट्रॉन हो जाएगा। नौ से आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। 9 से न्यूट्रॉन। और 4 से आपका क्या हो जाएगा साथियों? चैडविक हो जाएगा। बताइए क्या आप भूलिएगा कभी? 4 से चैडविक हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। कौन सा ट्रिक है आपका? ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है साथियों? ईंट पर नाच। इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रखिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसका खोज किसने किया था इजीली आपको याद रह जाएगा। तो देखिए बोला था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखिए ईंट, टॉ से थॉमसन, तो थॉमसन कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगर आपको बोल देता कि बताइए प्रिय साथियों प्रोटॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आप लोग बस प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। चलेंगे 5 के बाद 6ठे प्रश्न में। बोलिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। देखिए साथियों हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। देखिए चाहे कोई भी कम्पिटिटिव आप एग्जाम ले लीजिए, वहाँ पे सूत्र से ना एक क्वेश्चन बनना तय है। हर हाल में सूत्र से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही साथियों। तो बोला है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। तो देखिए आपको ना सारा बता दे रहे हैं। ये आपका क्या है? NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम। बताइए आप लोग साथ में खुद बताइए, इसको क्या बोलते हैं साथियों? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आपका जो आपका यहाँ पे NaNO3, ये क्या हो जाएगा? सोडियम आपका नाइट्रेट हो जाएगा साथियों। और ये आपका क्या है? ये हो जाएगा पोटेशियम। देखिए बाकी सब बातों को भी आप लोग ना नोट करते चलिए ताकि आपका हर एक बात क्या हो जाएगा? आपके लिए काम आएगा। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। किस नाम से भी इसको जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जाना जाता है। तो बताइए साथियों, आपको सवाल पूछा था कि सोडियम नाइट्रेट कौन सा होगा, तो देखिए अब आप लोग खुद बता दीजिए कि सोडियम नाइट्रेट कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी NaNO3 क्या हो जाएगा साथियों? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगर आपको साधारण
नमक पूछता तो सोडियम क्लोराइड हो जाता साथियों। तो और आपको क्या बोलता क्षार, यहाँ से मतलब यहाँ से क्षार कौन है, तो आपको क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तभी आप लोग वीडियो को लाइक करें, नहीं तो अगर मज़ा नहीं आ रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी रह जाता है, उसको भी आप लोग बताइए। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है। देखिए जी जो आपका ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी आपका क्या है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल TATIONL, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ना साथियों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको नियतांक बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपका क्या है कैपिटल जी है। और कैपिटल जी का आपको मान बोला है तो कैपिटल जी का मान कितना हो जाता है साथियों 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है कैपिटल जी का मान होता है साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल जी है ना साथियों, इसका मान आपका कौन दिया था, ये आपको दिया था हेनरी केवेंडिश ने। किसने दिया था, हेनरी केवेंडिश। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका मान कौन दिया था साथियों, हेनरी केवेंडिश ने दिया था। किसका मान, कैपिटल जी का मान किसने दिया था, हेनरी केवेंडिश ने। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। यहाँ से अगर आपको कैपिटल जी नहीं पूछ के अगर ये पूछ देता कि स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाता साथियों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है इस सवाल का जवाब। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, 7 के 8वां प्रश्न में चलेंगे। अगर आप लोग का इजाज़त हो तो 8वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में बहुत मज़ेदार है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। देखिए हमारे शरीर में मांसपेशियां जिसको गोश्त बोलते हैं और अस्थि जिसको हड्डियां बोलते हैं। तो गोश्त को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहा जाता है, क्या उसको नस बोलते हैं या फिर लिगामेंट बोलते हैं या फिर कार्टिलेज बोलते हैं या फिर टेंडन बोलते हैं। बताइए साथियों इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा। तो देखिए मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ने का काम करता है कौन साथियों, वो आपका करता है टेंडन। कौन करता है, टेंडन करता है। कौन करता है साथियों, टेंडन। लेकिन आपका टेंडन नहीं लिख करके कभी कभी क्या लिखा रहता है, कंडरा। क्या लिखा रहता है साथियों, कंडरा लिखा रहता है, कंडरा। तो ये भी अगर लिखा रहे, टेंडन ना लिखा रहे और कंडरा लिखा रहे तो वो भी उस सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ देता है कि मांसपेशी से अस्थि नहीं, बल्कि ये पूछ देता है कि अस्थि से अस्थि, यानी अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है साथियों। तब आपका क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा उस कंडीशन में लिगामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगामेंट। यानी लिगामेंट क्या करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका है, देखिए अम्ल से पूछा है। और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए साथियों, अगर आपका अम्ल से सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए क्या है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है या नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या फिर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, प्रिय साथियों बताइए। तो देखिए साथियों सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका सिरका में पाया जाता है। बाकी और भी कुछ बातें आप जान लीजिए कि ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हो ये आपका कहाँ है, आमाशय में। हमारे आमाशय में कौन पाया जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में किसका काम करता है, तो पाचन का काम करता है। क्या करता है साथियों, पाचन का काम करता है हमारे आमाशय में। और देखिए साथियों यहाँ जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसको क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा अगर कभी भी आपको पूछे कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और अगर आप जान लीजिएगा तो बैटरी का जो अम्ल होता है ना साथियों, बैटरी का अम्ल भी किसको कहा था, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। बैटरी का जो अम्ल होता है ना, बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, वो भी आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है साथियों। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 में चलेंगे। देखिए 10 आपका क्या है कि सुबेरिन है, कुछ सुबेरिन लिखा है कि पौधे के किस भाग में पाया जाता है। बताइए सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, क्या जड़ में पाया जाता है या पत्ती में पाया जाता है या कोम्पल में पाया जाता है या फिर परडर्मर यानी कोमम या फिर जो छाल होता है ना, या उसमें पाया जाता है। तो देखिए साथियों सुबेरिन जो है, सुबेरिन वो आपका कहाँ पाया जाता है, वो पहले जान लीजिए कि वो है क्या। तो ये क्या है साथियों, ये एक ना जटिल पदार्थ है। सुबेरिन जो है ये क्या है, एक जटिल पदार्थ है। क्या है साथियों, जटिल पदार्थ है। ये एक बार क्या है, सुबेरिन जटिल पदार्थ है। और कहाँ रहता है ये, आपका कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहाँ रहता है, पौधों के कोशिका भित्ति। किस में पाया जाता है साथियों, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जो पादप कोशिका होता है उसका सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और आपका सुबेरिन जो है वो क्या है, जटिल पदार्थ है और वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है साथियों। अब बताइए कोशिका भित्ति कहाँ होगा, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा साथियों, छाल में हो जाएगा। छाल में, जो तना में जो छाल पाया जाता है उस छाल में आपका क्या पाया जाएगा, सुबेरिन पाया जाएगा। अब देखिए सुबेरिन का क्या काम है कि ये क्या करता है, पौधे में ना जो पानी होता है ना, पौधे में पानी, पौधे के पानी को नुकसान होने से बचाता है। पौधे के पानी
पौधे के पानी को नुकसान होने से बचाता है। क्या करता है साथियों? नुकसान होने से यानी बर्बाद होने से, नुकसान होने से बचाता है। इन सभी बातों को भी आप लोग होने से बचाता है, इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपका सामने ये रहा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो है। क्या ऊर्जा का नियम है, या फिर द्रव्यमान का नियम है, या संवेग का नियम है, या फिर आवेग का नियम है? तो बताइए साथियों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा का नियम, यानी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या किस पर आधारित है साथियों? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका क्या बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जाता है, ऊर्जा का ना ही आप निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसका आप विनाश कर सकते हैं। ना ही इसका आप निर्माण कर सकते हैं, ना ही इसका आप विनाश कर सकते हैं, बल्कि इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट, मतलब एक से दूसरे में इसको बदला जाता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बस ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बताइए साथियों, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न। इसी तरह से हर दिन आप लोगों के लिए सवाल लेते आते रहेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस कराते रहेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो देखिए साथियों, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? यानी निर्वात, जो निर्वात होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को क्या कहते हैं साथियों? उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाता है साथियों? वो आपका हो जाएगा 1.003। क्या हो जाएगा साथियों? वो आपका हो जाएगा, सॉरी रुकिएगा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक ना। तो साथियों आपका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1.0003, यानी 1.0003। ये हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग पेन कॉपी लेकर के नोट करते हुए भी चलिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसको आप नोट कर लीजिए साथियों, ताकि आप ना वीडियो के बाद उसको एक दो बार रिवाइज जब कीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा, कभी आप उसे भूलिएगा नहीं। चलेंगे 13वां प्रश्न कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? बताइए। जो वर्षा की बूंदें जो नीचे गिरता है तो वो गोलाकार होता है, किस कारण से? क्या आपका पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर वाष्प के कारण, या फिर ठंडा होने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों किसके कारण होता है? तो देखिए वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होता है ना साथियों, वो आपका हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसी कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या होता है? गोल होता है। और पृष्ठ तनाव के कारण ना और भी कुछ घटनाएं होती है, जैसे में देखिएगा जो कीड़ा होता है ना साथियों, कीड़ा जो होता है, जो पानी के ऊपर, कीड़ा जो पानी के ऊपर चलता है ना, पानी के ऊपर, वो पानी के ऊपर जो चलता है वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है साथियों। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, 13 के बाद चलेंगे 4वां प्रश्न में। चलिए 14वां प्रश्न में देखिए, 14वां प्रश्न आपका है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए क्रोमोसोम की संख्या बोला है, क्या 44 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, या फिर 23 जोड़ा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बी या फिर सी। तो देखिए साथियों, अगर ना क्या बोला, संख्या बोला है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन सब दिया है। ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज करेगा। देखिए क्रोमोसोम की संख्या बोला है तो संख्या आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको बोलता देखिए, हालांकि 23 जोड़ा भी होता है और ऑप्शन नंबर डी में बी या सी दोनों दिया है, तो साथियों फिर इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सिर्फ बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रोमोसोम की संख्या बोला है। अगर जोड़ा बोलता तब 23 जोड़ा होता, लेकिन संख्या बोला है तो 46 होगा। और यहाँ से आप एक बात ये भी जान लीजिए साथियों, इस 23 जोड़े में क्या होता है? इस 23 जोड़े में जो आपका 22 जोड़ा जो होता है ना साथियों, 22 जोड़ा, यानी 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो आपका क्या होता है? ऑटोसोमल। क्या होता है साथियों? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम होता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और एक जोड़ा जो होता है साथियों, ये होता है आपका कौन सा क्रोमोसोम? ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है साथियों? सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आपको कभी कभी सवाल सीधे यहाँ से भी पूछ देते हैं कि बताइए ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या कितना है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात जब भी करें तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा साथियों? 44 हो जाएगा। और इसका जोड़ा बोले तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में फटाफट। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न 15 आपका है
कि DNA का पूरा नाम क्या है। क्या आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डाइन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए साथियों बहुत आसान है, इसका क्या होता है पूरा नाम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। लेकिन यही सवाल नहीं पूछता है, यहाँ से ना आपको और भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं कि किस किस कोशिकांग का अपना DNA है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है क्या साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और कौन साथी है, और कौन आपका प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन दोनों का ना साथियों अपना DNA होता है, इन दोनों का अपना DNA होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों DNA को ना अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, DNA को कौन सा पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। अब अनुवांशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये DNA क्या करता है, माता पिता का जो गुण होता है ना साथियों, माता पिता का गुण वो बच्चों तक लाने का काम करता है। किस तक, माता पिता का गुण को बच्चों तक लाने का काम कौन करता है, आपका DNA करता है। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। तो बोलिए आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। क्या आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर एथिलीन। तो साथियों देखिए एथिलीन जो है इसको ना फल पकाने में इस्तेमाल किया था। किसमें, फल को पकाने में, इस हार्मोन को फल को पकाने में। और ये आपका किस रूप में पाया जाता है साथियों, ये आपका गैसीय रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में ये आपका हार्मोन पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए वृद्धि हार्मोन कौन है पौधों की वृद्धि के लिए, तो आपका कौन हो जाएगा साथियों, ऑक्सिन हो जाएगा। और ये ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, पौधे के ना शीर्ष भाग में पाया जाता है, पौधे के शीर्ष भाग में ये आपका पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि तने की लंबाई के लिए, तने का जो लंबाई किया जाता है, तना को चौड़ा किया जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है साथियों। तो वो आपका तना के लिए कौन जिम्मेवार हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। तना के लिए कौन जिम्मेवार हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। क्या आपका थायराइड ग्रंथि है, या पिट्यूटरी ग्रंथि है, या एडिनल ग्रंथि है, या पैनक्रियाज है। तो साथियों यहाँ पे हालांकि सारे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है, इसलिए हम ना इसको फटाफट आप लोग को बता रहे हैं कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो आपका कौन हो जाएगा साथियों, एडिनल ग्रंथि। कौन हो जाएगा, एडिनल ग्रंथि हो जाएगा। एडिनल ग्रंथि, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी, एडिनल, पैनक्रियाज। तो पिट्यूटरी पैनक्रियाज। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला यहाँ पे आपका एड्रिनल ही होगा। कौन होगा, आपका एड्रिनल हो जाएगा साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बाद चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई इस क्वेश्चन में तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे साथियों। बाकी आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इस बात को आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि थायराइड जो है ये आपका कौन सा, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन इससे आपका स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। इस बात को आप जानते हैं। और पैनक्रियाज जो है साथियों ये आपका कैसा ग्रंथि है, ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। कैसा है, मिश्रित ग्रंथि है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपका पैनक्रियाज कैसा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न आपका क्या है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है और बार बार पूछे जाते हैं। क्या कांच का, या फिर प्लास्टिक का, या सिलिकॉन का, या मिट्टी का। तो देखिए प्रिय साथियों लेंस बनाने में मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको नहीं पूछा था तो नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मिट्टी हो जाएगा। यानी मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जाता है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। क्या जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, या रंध्र के द्वारा होता है, या पत्तियों के द्वारा। तो देखिए साथियों इसको रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। क्या स्टोमाटा कहा जाता है। और स्टोमाटा ही क्या करता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जिसको वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ, वाष्पोत्सर्जन यानी गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन जिम्मेवार है साथियों, तो आपका रंध्र है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और पत्तियों को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलेंगे 19 के बाद चलेंगे 20वां प्रश्न में। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न आपका क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, या फिर
फिर आपका 3 गुना 10 पे पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए प्रिय साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसको अगर आप ये नहीं लिखा रहे तो आपको क्या लिखा रहता है 3 लाख भी लिखा रहता है। क्या रहता है साथियों 3 लाख, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है साथियों। तो बताइए आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा? 20 जो सवाल लेके आए, ये 20 सवाल आप लोगों को कैसा लगा? क्या मज़ा आया कि नहीं आया साथियों? बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते रहें और अपने माँ बाप का जो सपना है उस सपने को आप साकार करें साथियों। और अपने शरीर पे वर्दी को लेके रहना है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।